साल पहले 27 मार्च 1919 को एक सिडनी रॉलेट नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने इस तरीके का कानून यहाँ भारत में पेश किया। उसके बाद में बड़े यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें एक जलियांवाला बाग कांड भी। इसमें क्या था, किसी तरीके का कोई तो आपकी सुनवाई करने वाला नहीं था, किसी भी तरीके की आपकी कोई बात रखने वाला नहीं था, न कोई वकील था, न कोई दलील थी। इस तरीके के कानून के बाद में पूरे देश में विद्रोह हुआ, विरोध हुआ। आपके पत्रकारों के सामने केवल एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, पूरे भारत में एक ऐसा कानून पहली बार शिक्षा के मंदिर में लाया गया। सामान्य वर्ग के बच्चे को पहले दिन अपराधी घोषित कर दिया गया। अपराधी मीन्स क्योंकि चार कौमों में हिंदुत्व को बांटा जाता है, एससी, एसटी, ओबीसी और राजपूत स्वर्ण। एससी, एसटी, ओबीसी को इसमें ले लिया गया कि ये यूजीसी का जो इक्वलिटी जो एक फोरम बनेगा, इक्वलिटी एक कमीशन बनेगा, उसमें ये 3 कौमें आएगी, स्वर्ण नहीं आएगा। तय कर दिया गया कि स्वर्ण जातियों ने ही आज तक इन समाजों के बच्चों का शोषण किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, बोलना चाह रहा हूं, क्या हम हमारे बच्चों को वहां पे अपराधी बनने के लिए भेजे कॉलेज में? हम लोग एक गरीब सुदामा का बेटा 4 गुना फीस भरकर, एक आईपीएस एक आईएएस के बेटे के सामने 4 गुना फीस भरकर कहीं अपने बच्चे का एडमिशन करा पाता है बड़ी मुश्किल से, और वहां उसको पहले दिन अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। आपकी कॉलेज में एंट्री के पहले दिन आपसे बॉन्ड भरा लिया जाएगा कि ये एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों के साथ किसी भी तरह का मैं भेदभाव नहीं करूंगा, चाहे जाति के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे रंग के आधार पर, चाहे क्षेत्र के आधार पर, चाहे बोली के आधार पर। क्या यही जो वर्ग है वो भेदभाव करता है? तो मैं एक चीज आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं, अगर वही भेदभाव करते हैं तो जिनके साथ खुद स्वर्ण के साथ, खुद सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ जो भेदभाव होता है पिछले 50 साल से, जेएनयू जैसे भारत के सबसे बड़ी संस्थान में अगर डफली बजाकर हर दिन ये गाना गाया जाता है कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, तो वो किस तरीके का भेदभाव में आएगा? या उसको उन लोगों के खिलाफ कौन हमें न्याय देगा? हमारे बच्चों को हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो पिछले 80 साल से इनको किन पीढ़ियों से आरक्षण देने के बावजूद अब भी जिस समय में कोई भी जाति का बच्चा अपना सरनेम तक नहीं जानता, अपना गोत्र नहीं जानता, उसको शर्मा और वर्मा बराबर लगता है, उसको जाटव और जाट बराबर लगता है, उसको ये नहीं मालूम इसमें डिफरेंसेस क्या है, तो आप जातिवाद की बात कर रहे हैं। दूसरी कंट्री जहां अपने बच्चों में भविष्य देख रही है, उनमें क्वालिटी देख रही है, एजुकेशन देख रही है, हमारे यहाँ जाति देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है वो सामान्य वर्ग की है, जिसमें बढ़िया ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमियाद, आपके गुजरात का पटेल, आपके महाराष्ट्र का मराठा, आपके हरियाणा का, पंजाब का जाट, ये वो सामान्य जातियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हर एक कदम पे साथ रहती है, चाहे वो किसी भी तरीके का कदम हो। हम लोगों ने कभी इनका विरोध नहीं किया। आज भी मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, मैं कोई पार्टी का विरोध करने नहीं आया हूं, मैं विरोध करने आया हूं इस काले कानून का, जिन्होंने तय किया उनका। पार्टी को हमने बनाया, पार्टी को हमने खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई आत्मा है तो सामान्य वर्ग है। अगर किसी की गलतफहमी हो तो हमें वो गलतफहमी निकालना आता है। बाल्यकाल से स्वयं सेवक मैं खुद हूं, मेरे परिवार का हर बच्चा स्वयं सेवक रहा है। 40-40 साल अगर स्वयं सेवक रहने के बाद और कट्टर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक और वोटर होने के बावजूद अगर हमारी बिरादरी के साथ इस तरीके का भेदभाव मोदी जी अगर इसलिए करते हैं कि वो ओबीसी समाज से आते हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं कि 5000 साल से हमने उनको या उनके लोगों को या उनकी बिरादरी के कोई भी बच्चे को, कोई भी व्यक्ति को मंदिर में नहीं घुसने दिया या उनको पढ़ाई से वंचित किया गया। आप हमें एक भी उदाहरण बताएं इन 80 सालों में जो उदाहरण कभी किसी के सामने पेश हो। सत्ताएं आपके हाथ में है, व्यवस्थाएं आपके हाथ में है। अगर इस तरीके का भेदभाव होता है तो हम बोल रहे हैं उन पर कार्रवाई करो। ये फेलियर हमारा नहीं, ये फेलियर सिस्टम का, ये फेलियर सरकार का। अगर इस तरीके की आप अब आके इस तरीके की बात करते हैं, आप एक तरफ बात कर रहे हैं बटोगे तो कटोगे, एक तरफ बात करते हैं एक रहोगे नेक रहोगे, बांटने का काम खुद आप अपने स्तर पर नेशनल लेवल पर कर रहे हैं। जिन जातियों ने कहीं ना कहीं हिंदू एकता की बात करना चालू कर दिया था, जाति समुदाय से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर हर एक जाति बिरादरी का बच्चा ये समझने लग गया था कि हमें डर हमसे नहीं, हमें डर उनसे है जो मुगल छोड़ के गए, और उनसे भी है कि मालूम नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी आई थी तो पहले सबसे पहले मुस्लिम खतरे में था, उसके बाद में एससी एसटी खतरे में आया, दलित खतरे में आया।
अब खुद स्वर्ण खतरे में है। हम तो यही समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने कोई प्रधानमंत्री चुना है, खतरों खिलाड़ी चुना जो खतरा खत्म ही नहीं हो रहा है। हर दिन खतरा आपके चल के, आपके पत्रकारिता के, आपके उस हर एक व्यवस्था के सामने से मैं केवल बोलना चाह रहा हूं, कारण से बोलना चाह रहा हूं, उसके द्वारा बोलना चाह रहा हूं। जिन तक बात पहुंचानी है पहुंचाएं। हम अब के बाद चुप नहीं बैठेंगे जब तक हल्ला कर रहे हैं ये मान लीजिए कि हमने तय नहीं किया। और अगर हल्ला बंद कर दिया, इस सामान्य वर्ग की ज्यादा रोड पे नहीं आती है। सामान्य वर्ग कभी देख लीजिए आप, अपने हित अधिकार के लिए ज्यादा रोड पे नहीं आएगी। हम तो केवल उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिन लोगों ने हमें इस भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा। और अब कहीं ना कहीं हमारा एक भी नेता बात नहीं कर रहा, एक भी जनप्रतिनिधि बोलने वाला नहीं, कोई ये समझाने वाला नहीं है कि ये यूजीसी बिल लाए तो क्यों लाए, किसके बुलाए पे लाए। किसी ने मांगा है? किसी माई के लाल ने नहीं मांगा। आज से 5-6 साल पहले 2018 में एक SC/ST कानून के तहत, SC/ST कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि उसमें पहले जांच हो, जो 2 और 4 जो स्वर्ण जाति की जो जातियों के जो गवाह हैं उनको तय किया जाए, वो गलत तो नहीं है, और फिर इस पर कार्रवाई हुई। इन लोगों ने संसद में बैठ उस कानून को बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। अभी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ गया है, तो अभी तो पता नहीं क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट को आप मानते कहां? कौन से सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं? जब ब्राह्मण, बनिया, राजपूत पूरे देश में एक होता दिखाई दिया, कायस्थ, पटेल पूरे देश में एक होता दिखाई दिया, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इशारा करके सुप्रीम कोर्ट को स्टे दे दिया। मैं आप सबके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, हमें फिर बार बार बोल रहे हैं, जिस पार्टी को हमने बनाया उसके हम खिलाफ कतई नहीं है, पर अगर आप हर दरमिता में रहेंगे तो बाकायदा जवाब दिया जाएगा। हम कहां स्टैंड करेंगे, हमारी चुप्पी बड़ा स्टैंड होगी। हमें चुप नहीं लेके एक बार बात पहुंचाना चाह रहे हैं। गुजरात में बहुत कम विरोध प्रदर्शन दर्ज हुए, कहीं ना कहीं लगता है उनसे डर। मुझे नहीं लगता, मेरी संस्था को नहीं लगता, मेरे से जुड़े हुए कोई भी स्वर्ण को नहीं लगता, एक सामाजिक कार्यकर्ता को नहीं लगता। हम कोई वोट की राजनीति नहीं करने नहीं आए। अगर मेरे RSS के बालिकाज होने के बावजूद, अगर मेरे आज तक भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक और वोटर होने के बावजूद मेरे बच्चे के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे, चाहे वो आवाज किसी के खिलाफ हो और कितना भी दूरी तक जाए, चाहे दिल्ली तक लड़ाई लड़नी पड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज गुजरात में, कल हम अहमदाबाद में थे, गांधीनगर में, आज यहां भुज में। आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, बड़ा आंदोलन गुजरात में भी किया जाएगा। किसी गलतफहमी हो तो यहां भी होगा, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। करणी सेना के साथ जो सामाजिक संस्थाएं हर एक जाति राज्य की है, सामान्य वर्ग की है, वो सभी इसमें भाग लेगी और हम सड़कों पे आएंगे। मैं मेरे पटेल समुदाय के हर एक व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूं, युवा से बोलना चाह रहा हूं, अब की बार कोई पर्टिकुलर राजपूत, कायस्थ, वैश्य, ब्राह्मण की बात नहीं है, पटेल की भी बात है। स्वर्ण में आता है, आपके बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे। इनको लगता है कि व्यापार करेंगे मेरे बेटे, तो भैया एजुकेशन तो आपको लेनी पड़ेगी, BA BCom तो होना पड़ेगा। आपको व्यापार करना तो एजुकेटेड होकर भी व्यापार करोगे। अनपढ़ आदमी कोई व्यापार नहीं करता है। और आपका बच्चा कॉलेज में जाएगा, इस तरीके की अगर उसके साथ घपलत होगी, इस तरीके का अगर भेदभाव होगा, तो आपके बच्चे का भविष्य भी खराब कर देंगे। टॉपर बच्चा किसी भी जाति बिरादरी का, एक एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन देगा उसका मालूम नहीं चलने देंगे, उसका कॉन्फिडेंस रखेंगे, उसका जो शिकायत करता है उसका नाम हम लोग बताएंगे नहीं। आप देखिए, जिस देश में 12, 13, 15 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, और बलात्कार तब तक मान्य नहीं होता जब तक मेडिकल टेस्ट होता है, 3 फिंगर टेस्ट, तब हम लोग तय करते हैं कि हाँ बलात्कार हुआ है। हमारे यहां बिना किसी जांच के किसी को भी जेल कर दिया जाए, ये कौन सा कानून है? हम चाहते हैं इक्वलिटी आए, हम चाहते हैं समानता आए, कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो जाए, पर समानता इस ब्याह पे नहीं कि सामने वाले को अपराधी पहले दिन घोषित कर दिया जाए। आपने इक्वलिटी कमेटी बनाई, उसमें एक भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं रखा, एक भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं है। हमें सुनने वाला कोई है ही नहीं। अगर हमारे साथ हरेसमेंट होता है, हमारे बच्चे के साथ हरेसमेंट होता है, प्रताड़ना होती है, एक भी बच्चा सामान्य, एक भी वहां आपका जो प्रतिनिधि है वो सामान्य वर्ग का रखा ही नहीं गया। आपको पहले दिन से बता दिया गया कि यही भेदभाव करते हैं। मैं आपके चैनलों के माध्यम से, आपकी पत्रकारिता के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं उन संबंधित तथाकथित लोगों से जो लेके आए, क्या मेरी बच्ची को खुद के मान सम्मान बचाने का अधिकार नहीं है? क्या इज्जत आपको बचाने का अधिकार नहीं है? मेरी बच्ची अगर कॉलेज में जाती है
और उसको कोई सरफरा आशिक अगर उसको कोई ऑफर दे देगा और मना कर दिया तो उसने 1 मिनट में कंटेम्प्ट लगा देगा कि भैया मुझे रंग देख के इसने रिजेक्ट कर दिया, आपकी बच्ची का भविष्य खराब हो जाएगा। उसके साथ वो अपना चरित्र नहीं बचा पाएगी, अपनी इज्जत, अपनी लाज, अपनी इज्जत आबरू नहीं बचा पाएगी। ये किस तरीके का कानून है? हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं आदिवासी भाइयों के साथ रहना, हम चाहते हैं हमारे दलित भाइयों के साथ रहना, हम चाहते हैं हमारे ओबीसी भाई हमारे साथ रहे, हमारे बच्चे उनके साथ पढ़े। आप और मैं जब पढ़ते थे क्या इंटरवल में जो खाना खाते थे कोई जाति पूछ के बैठ के खाते थे? जहां से 30-35 साल पहले ये व्यवस्था ही नहीं थी, तो अब कौन से भारत की उस व्यवस्था की बात कर रहे हो? आजकल सरनेम नहीं जान रहे बच्चे। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना बोलना चाह रहा हूं, सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण से, और सबसे बड़ी बात स्वर्ण समाज से आने के कारण से आम कार्यकर्ता के तौर पर आज भुज में इस बात को रखने के लिए कि जो सुनने वाले लोग सुन ले, हम कतई न तो इसको थोपने देंगे न इसको स्वीकार करेंगे। पूरा लड़ाई लड़ी जाएगी और बहुत संयम से लड़ी जाएगी, अनुशासित तरीके से लड़ी जाएगी। बताएं। महिपाल जी, आप करणी सेना वो लोकल सेना नहीं पूरे भारत के अंदर स्थापित है, हर वर्ण के लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ये जो यूजीसी है उसकी वजह से जो करणी सेना स्टार्ट किया है जो विरोध सरकार का, तो आने वाले इलेक्शन जो आ रहे हैं तो उसमें क्या नुकसान होगा सरकार को? हमने राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक शपथ ग्रहण का एक प्रोग्राम चालू किया। हम लोग शपथ ले रहे हैं, हर जगह जाके शपथ ले रहे हैं कि जब तक ये यूजीसी बिल वापस नहीं देते, आने वाले पंचायती राज चुनाव में और नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं उनमें, क्योंकि अभी यही आने 4-5 स्टेट, और जिन स्टेट में एमएलए के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, जैसे बंगाल, तमिलनाडु, 2-3 बड़े स्टेट में विधानसभा के भी चुनाव है, हम वहां भी जाएंगे। बाकायदा हमारे वर्ग के व्यक्ति को शपथ दिलाएंगे कि जब तक हम तुम्हारा साथ सहयोग और वोट नहीं देंगे, जब तक यूजीसी काला कानून वापस नहीं होता, इनको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं, जो अब तक हो गया है अभी भी रोक सकते हैं। आपको घाटा तो होगा, अब घाटा आपको कितना बढ़ाना वो आप तय करें। अगर हठ धर्मिता रखेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी ने बोल दिया वापस नहीं होगा, तो नरेंद्र भाई मोदी को नरेंद्र भाई मोदी बनाने वाला ये सामान्य वर्ग है, ये जनरल कैटेगरी है, जो इस भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है। अगर उनके दिमाग में घपलत है, इस देश का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से आता है, एसटी वर्ग से। इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आता है। इस देश का सबसे बड़ा जज, पूर्व जज एससी से आता है। जब इस देश के तीनों बड़े पदों पर एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों का कब्जा है, तो इनको कौन सी अमेरिका की गद्दी हम लोग लाके दे दे, ये हमें बता दे कि भैया हम तो डोनाल्ड ट्रंप की जगह बैठेंगे, तो हम तो मान जाएंगे तुम वहां बैठो। जिनको जवाब देना उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हर दिन अमेरिका खिल्ली उड़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे क्या हो रहा है? अभी आपका डोनाल्ड जो उन्होंने वो टैरिफ बढ़ाया था, आपका 0 टैरिफ था, आपने 18 पे खुद में मंजूर कर लिया, 0 से 18 पे आप चले गए, उसको आप जवाब नहीं दे पा रहे। और सबसे बड़ी बात, अगर कांग्रेस भी घर बैठी है, कांग्रेस को लग रहा है कि हम नहीं बोलेंगे, तुम्हारी कब्र पहले खुदी हुई है और गर्ज में चले जाओ, छोड़ने वाले तुमको भी नहीं। हर एक नेता को बोलने का इसमें बोलना पड़ेगा। अगर 5% भी हमारा व्यक्ति अगर कांग्रेस में भी वोट दे रहा है, तो उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई अकेली बीजेपी जवाब दे दी, बीजेपी सरकार में इसलिए जवाब दे, पर कांग्रेस के नेताओं को इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद क्या सामान्य वर्ग नहीं है? आपके पत्रकारों के माध्यम से बोल रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं को भी इस मुद्दे पे बाकायदा विरोध करे, नहीं तो तुम्हारा भी मुंह काला करेंगे, तुम्हारे नेताओं का भी काली झंडी दिखाई जाएगी। मकरानी जी, खास करके आपने बताया कि संघ से बटोगे तो कटोगे, तो ये जो कायदा अभी यूजीसी लाया गया केंद्र सरकार की ओर से, क्या लगता है आपको केंद्र सरकार और संघ के बीच में कोई चर्चा विचारणा या कुछ ऐसी बातचीत होगी या नहीं होगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं स्वयंसेवक रहा हूं बाल्यकाल से, और स्वयंसेवक होने के नाते से बोल रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अगर उनसे ये बात हुई होती तो कतई ये मंजूर नहीं करते। संघ के किसी भी व्यक्ति से मुझे नहीं लगता, क्योंकि संघ को ये दरकिनार करना इन्होंने जब से बने तब से चालू किया है। प्रवीण भाई तोगड़िया एक बहुत बड़ा नाम था यहीं का, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, उन्होंने पूरी संपत्ति संघ को दान करके और संघ के प्रचारक बन गए, और बहुत बड़ा नाम रहा 10-15 साल 20 साल तक, बजरंग दल के राष्ट्रीय प्रमुख रहे।
अभी वो कहां है आप मुझे बता दीजिए, ढूंढ के बता दीजिए कहां पर है। इन्हीं लोगों ने ठंडा कर दिया। हिंदुत्व का नाम तो चाहिए, राम का नाम भी चाहिए। मैं आपके चैनलों के माध्यम से चैलेंज करके बोल रहा हूं, अमित शाह जी आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए, इसका जवाब पूरा देश दे दे, अमित शाह खुद दे दे, यही से आते हैं। मैं मान जाऊंगा आप बहुत बड़े राम भक्त। राम के नाम की सरकार चाहिए, राम के नाम का वोट चाहिए, राम के जो फॉलोवर है वो चाहिए, राम के वंशज चाहिए। पर राम के जो वंशज है उनके हित नहीं चाहिए, उनके बच्चों। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, ये पूछ लीजिए अमित शाह जी को आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए, कौन रोक रहा उनको। ये दोहरा चरित्र है जो सामने आ रहा है। हम नेतृत्व बनाने वाले लोग हैं, नेतृत्व चेंज भी कर सकते हैं, लीडरशिप चेंज की जा सकती है। किसी को लगता है कांग्रेस में चले जाएंगे, इन्हीं को ठोक पीट के सही करेंगे। मुकरम जी, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, लोगों को ऐसा लगता है कि उसमें सिर्फ राजपूत ही है, लेकिन स्वर्ण वर्ग के काफी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और नहीं स्वर्ण ओबीसी एससी एसटी के लोग भी आपके साथ शायद जुड़े होंगे। तो क्या लगता है आपको, ये स्टैंड आपका रहेगा यूजीसी के खिलाफ, तो और भी लोग, काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ेंगे क्या, आपके मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखो, श्री राजपूत करनी सेना राजपूत समाज का संगठन जरूर है, पर हम बार बार 20 सालों से बात बोल रहे हैं। मैं संघ में काम किया हुआ व्यक्ति हूँ, कार्यकर्ता रहा हूँ, संघ के काफी पदों पर रहा हूँ, कुटुंब प्रबोधन के मैं प्रमुख रहा हूँ, शहर प्रमुख रहा हूँ जयपुर का। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल सकता हूं कि राजपूत कभी किसी के साथ जातिवाद नहीं करता, किसी की गलतफहमी हो। चाहे ब्राह्मण की बात आई हो, ब्राह्मण के लाठीचार्ज हुआ था 2008 में जयपुर की धरती पर, पूरा जयपुर बंद कराया था इसी महिपाल सिंह ने, इसी करनी सेना ने। ब्राह्मण का हमारे से नाता है, गुरु और शिष्य का नाता है। हम लोग आज भी अगर ब्राह्मण जाति को अगर कोई सम्मान देता है, वो गुरु का ओहदा देता है, वो क्षत्रिय समाज है। हम कतई भेद नहीं करते। हम अगर आज भी वैश्य समाज को भामाशाह की उपाधि देते हैं, तो महाराणा प्रताप के साथ भामाशाह ने जो सहयोग किया उसके लिए आज भी कृतज्ञ हैं, आज भी ऋणी हैं। और जो आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, वो महाराणा प्रताप के साथ लड़े, भील और मीणा, तो उनको आज भी भील और मीणा महाराणा प्रताप को, या हम जो उनके पीढ़ियां हैं उनको कीका बोलते हैं। कीका का मतलब बच्चा, वो हमें अपना बच्चा मानती है वो जातियां। हम क्यों भेद करेंगे? जो सबसे दलित वाल्मीकि समाज है उनको राजा और रानी की अगर कोई उपाधि देता है तो आपका यही पूरा हिंदू समाज देता है, यही क्षत्रिय समाज देता है। रानी जी बोलते हैं, आपको मालूम हो। हम उनको कतई कोई गलत शब्दों से उच्चारण नहीं करते। आपने देखा होगा अभी कोविड टाइम में 6 गज की दूरी है जरूरी, पूरे विश्व ने तय किया। आपको मालूम है जिसमें एंटीबॉडीज नहीं होती कोई भी बीमारी की, उससे ये दूरी रखना जरूरी है। मेरा वाल्मीकि समाज सफाई का काम करता है, हर एक तरह की गंदगी साफ करता है, समाज की गंदगी, हर तरह की गंदगी। कहीं किसके क्या बीमारी है उनमें एंटीबॉडीज है, आप में नहीं है। ये दूरी इसलिए तय की गई थी, उसको छुआछूत का नाम देकर इस तरीके से प्रचारित किया कि देखो इस हिंदू धर्म में कितना छुआछूत है। नहीं भैया, कोई छुआछूत नहीं। हमारे जब आदमी पैदा होता है तो 5-7 जातियों के साथ पैदा होता है। पहला जो स्नान होता है, 3 स्नान होते हैं किसी भी जाति का। पहले दिन जब जन्मता है तब वो स्नान है, जब शादी होती है तो स्नान है, जब मरता है तो स्नान है। 3 स्नान होते हैं जो श्रेष्ठ स्नान है। तीनों में पहला स्नान कराएगा नाई समुदाय का व्यक्ति, जिसको नायण मां बोलते हैं, खुआस जी बोलते हैं, वो करवाएगा। सेकंड काम, सूतक लग जाता है, नए बर्तन लाने का काम करता है कुमार। आपके यहां प्रजापति बोलते होंगे। कुमार जाति की महिला कुमारन माई बोलते हैं उसको, वो ये काम करती है। तीसरा, नए काम के साथ हरे के साथ, हरा कोई भी चारा हो उसके साथ इसका शुरुआत होती है। तो माली समुदाय की महिला मालन मां आपके कोई हरा चारा लाके, हरी सब्जी लाके उसका स्वागत करती है, उसको शुरुआत करवाती है। चौथा, हमारे ढोली समुदाय जो आपके यहां दमामी बोलते हैं, ढोली बोलते हैं, वो अच्छे गीत गा के वहां बाकायदा भगवान की स्तुति करके उसको शुभारंभ करती है। ऐसी खूब सारी जातियां जो हमसे पहले दिन से, हम जब पैदा होते तब से हमारे साथ होती है, मरते तब तक साथ होती है। आप मुझे ये बताइए किस तरीके की छुआछूत की बात आप इस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, इस आजाद भारत के 80 साल बाद कर रहे हैं, और इस घृणित मानसिकता के साथ कर रहे हैं कि आप बता रहे हैं लोगों को कि 5000 सालों से हमारा शोषण हुआ है। मंदिर के गर्भगृह का अधिकार न कोई क्षत्रियो को है, न कोई वैश्य को है, न कोई शूद्र को है। वो अधिकार केवल उस पुजारी को है जो वहां गर्भगृह में जा सकता है।
मंदिर में सामने कोई दर्शन करे, कौन मना कर रहा है? आज कौन जाति पूछ के मंदिर में घुस रहा है? क्या राम मंदिर में किसी को बिठा रखा है भैया वैश्य को, शूद्र को और SC/ST को अंदर नहीं घुसने देंगे? आपके राम मंदिर का गर्भ का काम करने वाला एक मकराना का एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है। ये बातें केवल नफरती बातें हैं। हम हिंदू एकता की बात करने आए हैं। ये भारत देश जिसको आप विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, ये तब विश्व गुरु बनेगा जब विश्व गुरु की सीख देने वाला ब्राह्मण का बेटा कहीं ना कहीं अच्छा हायर एजुकेशन ले पाएगा। आप जो भी वेद पुराण की शिक्षा देने वाला उसके बच्चे को पहले दिन अपराधी घोषित कर रहे हैं। जो आपकी GDP CS MBBS करके MBA करके आपकी GDP बढ़ाकर कुछ ना कुछ देश को आगे ले जाएगा। ट्रिलियन हमारी व्यवस्था हो गई है, पेंटामिलियन हमारी व्यवस्था। यहाँ का पटेल है, यहाँ का वैश्य है, उसके बच्चे को पहले दिन आप जंजीरों में डाल के अंदर बंद करवा दोगे, अपराधी घोषित कर दोगे, क्यों करेगा आपके लिए काम? आपके जितने भी CEOs है पूरे विश्व की बड़ी कंपनियों के, आप देख लीजिए यहीं के आपके भारत के या तो वो ब्राह्मण है या वो बनिया समाज है या पटेल है। क्यों? हमें यहां पे वो अधिकार नहीं मिला, वो समानता नहीं मिली, वो आदर नहीं मिला, इसलिए वो वहां अमेरिका में जाके माइक्रोसॉफ्ट का हेड हो, चाहे आपका फेसबुक का हेड हो, चाहे इंस्टा का हेड हो, किसी भी चीज का वो मिलेगी। ओरिया का एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आपने देखा होगा। ओरिया का माता और छोटा बच्चा है, उसको सजा हुई है आजीवन। मेरे ख्याल से ये जो पूरा ऑर्डर उसके घर में से मिली है, उसकी वजह से उसको सजा हुई है, शायद आपने देखा होगा। देख लेना कच्छ के अंदर, मतलब पूरे भारत के अंदर ये जो UGC जो आया है कायदा, उसकी समझ लोगों को किस तरह आप देंगे घर पे जाके? कानून पहले दिन सामान्य वर्ग के बच्चे को अपराधी घोषित करता है, इसका विरोध करते हैं। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कॉलेजों को पैसा देता है, फंड देता है और रिकवरी करता है बच्चों की फीस के माध्यम से, उन चीजों को रेगुलाइज करता है, कौन कितना पढ़ाएगा, कितने मास्टर उसमें होंगे, कितने प्रोफेसर उसमें होंगे, ये UGC का काम है। हायर एजुकेशन को और हायर कैसे कर सके, अच्छा कर सके, ये UGC का काम है। PhD होल्डर है, PhD कर रहे हैं, उनमें कितनी बढ़ोतरी कर सकते हैं, किनको क्या PhD कराएं और कितना शोध बढ़ा सके, ये UGC का काम है। UGC का काम ये हो गया कि हमारे बच्चों में जाति ढूंढेगा। UGC का काम करते ही ये नहीं है। आप एजुकेशन के स्तर को अच्छा नहीं कर पाए, ये आपकी फेल्योर है। आप जो वहां पे PhD कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उनके बच्चों उन लोगों को, उन स्टूडेंट को बढ़ा नहीं पाए, ये आपका फेल्योर है। आप सालों से बच्चों को वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनका रिजल्ट बताइए। हर 10 साल में 5 साल में रिव्यू होना चाहिए, वो रिव्यू कहां है? तो मैं केवल इसी भाषा के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं, हमारा बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, वो गॉड गिफ्ट है। मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है कि मुझे दलित में पैदा की जाए या मुझे स्वर्ण में पैदा किया जाए, मुझे OBC में पैदा किया जाए। ये भगवान का किया हुआ काम है। 5000 साल पुरानी कहानियों का टंटोकरा बजा के हमारे बच्चों को परेशान करना बंद करो। इसी तरीके से ये मैसेज दिया जाएगा। हर घर जाएंगे, हर उस सामाजिक व्यक्ति के पास जाएंगे, उसे एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति के पास जाएंगे, उस हर एक पटेल के पास जाएंगे, ब्राह्मण के बच्चे के पास जाएंगे, कायस के पास जाएंगे कि भैया इसको समझ है क्या, ये बच्चों का भविष्य नहीं, आपस में इतनी दरार पैदा कर देगा कि हिंदू एक जगह नहीं बैठ पाएगा। ये हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये इस पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है जो हिंदुत्व के नाम से आई है। ये हमें भी पीड़ा है। कोई बाग बनाता है, उसमें हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ भागीदारी होती है। इससे भारतीय जनता पार्टी नाम की बगिया में हमारा भी हिस्सेदार है। ये टूटेगी, अलग बनेगी, हमारा जी दुखेगा। इसलिए चाहते हैं कि इसको बने रहने दें। पूरे देश के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोल के आप हर दिन प्रचारित करते हो और इसकी मेन आत्मा को निकाल के आप सोच रहे हो कि इसका कुछ भला हो जाएगा। वो कहते हैं कि गर्म पत्ता होता है, सब्जी में डालने से पहले सबसे पहले तेल में गर्म पत्ता डालते हैं, सब्जी बनते ही सबसे पहले उसको निकालते हैं। ये सामान्य वर्ग का व्यक्ति गर्म पत्ता नहीं है। तो तुमने स्वाद के लिए डाल दिया, तल दिया, उसका कस निकाल लिया, बाहर फेंक दिया। अंधे को अगर आंखें मिल जाए, सबसे पहले उस लाठी को फेंकता है जिसके कारण से वो चला है पूरे। ये अंधे की लाठी वो लाठी नहीं जो तुम फेंक दोगे और चल पाओगे। तुम्हारी आंखें भी हामी है, तुम्हारा दिमाग भी हामी है, तुम्हारे जो पैर हैं उनकी ताकत भी ये स्वर्ण समाज है। तो किसी की गलतफहमी हो तो निकाल दे, हम लोग नहीं तो निकालना हमें इसी युवाओं को आता है। सबसे पहले कहां से विरोध शुरू होगा? गुजरात को रोल मॉडल बताया जाता है हर जगह पे, आप कैसे देख रहे हैं गुजरात और कच्छ को, खासकर विकास का भी नाम आता है? देखिए सरकार, ये पूरा भारत देश अपना है और गुजरात वो रोल मॉडल बता के आए हैं।
गुजरात से सबसे पहले बात भी निकल के आनी चाहिए। गुजरात से बात भी दिल्ली तक सबसे पहले जानी चाहिए थी, क्योंकि यहां से उनके कान आंख नाक यहां बहुत नजदीक है। यहां की हर एक्टिविटी को वो खुद देखते हैं, बाकायदा वो टैकल करते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी दोनों इन चीजों को सुनते हैं, कौन गुजरात में क्या कर रहा है। तो यहां से अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर बात उठाता, मैं फिर बोल रहा हूं, डरने की किसी के माई के लाल को जरूरत नहीं है। आप बनाने वाले लोग हैं, कोई क्या बिगाड़ लेगा आपका। आप डर के यहां का व्यक्ति, अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति डरेगा कि पता नहीं ये सरकारें क्या कर देगी, सरकार तख्ता पलट होने समय नहीं लगेगा। इस डर का माहौल क्यों पैदा हुआ है? आपके कुछ भी आप विरोध करोगे, आपकी ईडी आ जाएगी, आपकी सीबीआई आ जाएगी, डरेगा क्यों नहीं? एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति लड़ेगा क्यों? एक व्यापारी भी होता है, वो हर तरह से पूरी अच्छी तरह से खुद का धंधा चलाता है, फिर भी बोलने को कोई तैयार नहीं है कहीं भी। आप मैं आपको एक उदाहरण दूं, मेरा खुद का उदाहरण है। पुरुषोत्तम रूपाला नाम के एक व्यक्ति ने एमपी के चुनाव में क्षत्रिय समाज की महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करी। कोई भी आपके समाज के लिए करे तो आप विरोध करोगे, पटेल समुदाय के लिए करो तो पटेल विरोध करेंगे, ब्राह्मण के लिए करो, वैश्य के लिए करो, शूद्र के लिए करो, गलत टिप्पणी। उन्होंने 5 बार माफी मांगी, 10 बार मांगी, उस पर नहीं जाता। नेताओं की आदत पड़ गई है, किसी भी जाति को एक बार पहले अटैक करो और फिर माफी मांगो, उसको ट्रोल करो, माफी मांगो। हमने बोला भैया ये नहीं चलेगा, आप इनकी टिकट काटिए। आप इतना बड़ा एक मामला देखिए कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरे क्षत्रिय समाज को दांव पे लगा दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। क्यों भैया? आपको एक कुंठित मानसिकता के व्यक्ति की टिकट काटने में कहां दिक्कत है? क्या पटेल समाज समुदाय में क्या नेता कम है? एक से एक ओजस्वी तेजस्वी लड़के बैठे हुए, नए लड़के। आप तो नई जो लीडरशिप है उसको आने नहीं देना चाह रहे। आप तो मरी हुई लीडरशिप को साथ रखना चाह रहे हैं, जो आपके खिलाफ कुछ नहीं बोले। मेरे उसके कारण से मेरी माइंड से बंद करवा दी गई। मेरी माइंसों पे इन्होंने अवैध माइनिंग के बाकायदा पेनल्टी लगा दी, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की। मुझसे आज भी चालू नहीं हुई। ये इनकी पहली तरीका है मुंह बंद करने का। भगत सिंह ने बोला था गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत है। भगत सिंह बनने का मजदूर मत करो। हम चाहते अब ये डर निकालने का आपका क्या संदेश है? ये डर कैसे निकल सकता है लोगों की? सरकार सड़कों पे लोगों को क्या लड़ेंगे, संदेश है? सड़कों पे लड़ेंगे। अगर पहली आहुति हमारी हो इस डर को निकालने के लिए, तो वो आहुति ये राजपूत करनी सेना और ये आपका क्षत्रिय भाई महिपाल सिंह देने को तैयार है। चाहे कहीं लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। हम तो दिल्ली घेर के आए हुए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमें क्या होना है क्या नहीं। मकराना जी, अंतिम और 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो खास करके अब यूजीसी पे ही बार रिपीट आ जाते हैं। यूजीसी ने जो अभी नया कायदा लाया है, तो क्या लगता है ये नया कायदे की क्या जरूरत थी? संविधान पे विश्वास नहीं केंद्र सरकार को, या उसमें कुछ गलत लग रहा है उनको? बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं बोलना भी चाह रहा था। वैसे जो टोली एक टीम है पूरे देश में जो संविधान को अपने जेब में लेकर घूमती है, कुछ भी होते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान की धाराएं उनको मालूम नहीं है। क्या अब ये संविधान खतरे में नहीं है तो संविधान को बदल के नई धाराएं बनाई जा रही है? क्या नया अमेंडमेंट किया जा रहा है? किसको जरूरत थी? किसने मांगा? अब थोपा जा रहा है, संविधान की धाराओं को बदला जा रहा है। ये क्या संविधान खतरे में नहीं है? पर संविधान केवल पर्टिकुलर लोगों के लिए, हमारे लिए तो संविधान है ही नहीं साहब। हमें तो पहले दिन से 80 साल से संविधान इसीलिए बनाया गया है कि इस स्वर्ण जाति को, इस जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को कैसे मारा जाए। आपके चैनलों के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, इन 78 सालों में एक भी पंचवर्षीय योजना में ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, वैश्य, पटेल, इनका कहीं नाम है क्या डेवलपमेंट के नाम पे कि हम इनको डेवलप करेंगे, इन जातियों के लिए कुछ करेंगे, 1 रुपया देंगे? अभी मुस्लिम समुदाय के लिए 3200-3400 करोड़ रुपए दिए। तुम तो इनके खिलाफ आए थे ना, इनके हज हाउसेस बनाने आए थे क्या? वो तो बना रही थी पुरानी पार्टी, हज हाउस भी बना रही थी और वक्फ बोर्ड को भी स्ट्रॉन्ग कर रही थी, मदरसों को भी कर रही थी। तो तुमने आम हिंदू की भावनाओं से क्यों खेला? जो हमारा मुस्लिम भाई हमसे बेर नहीं रखता था, तुमने उनको ठोक ठोक के इतना कटर कर दिया कि जो कोई नमाज पढ़ना नहीं जानता था वो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है जाके नाक रगड़ के। ये कट्टरता पैदा किसने करी? हमने तो नहीं करी। यहां आपके मुस्लिम खूब होंगे, मुझे मालूम है। ये जो एरिया पाकिस्तान के टच का, जब अपना देश अलग हुआ होगा तो यहां भी कुछ रुके होंगे। आपके यहां का कहते हैं गुजरात का और कच्छ का, गुजरात कच्छ से अलग ही चीज है। एक भूभाग अलग है जिसको जोड़ा जाता है नए पुलों से, जबकि अलग चीज है। यहाँ का सिनेरियो अलग है, यहाँ की जमीन अलग है और यहाँ के लोग अलग, कच्ची भाषा अलग अलग अपनी बोलते हैं, जो गुजराती से बहुत ज्यादा अलग है। आपके यहां जो लोग आपस में बहुत भाईचारे से रहते थे, अब क्या वो आपके साथ है क्या? नहीं है। भाई और बहनों, हिंदू एकता जिंदाबाद। उनको बेचारे जो हमारे साथ बैठ के कुछ खा रहे थे, पी रहे थे, नहीं कर रहे थे, पर झगड़ा नहीं हो रहा था।
झगड़ा पर्टिकुलर जगह हो रहा था, वहां करते आप सीधा कानूनी कार्रवाई करते। आपने हिंदू मुस्लिम करके बांटा और बांट के अब आप हिंदुओं को बांट रहे, तो हम तो हिंदू भी एक नहीं रहे। मुस्लिम जो बैठते थे वो भी चले गए, उनको आपने कट्टर कर दिया। हिंदू आप कट्टर है नहीं। हिंदू के लिए आपने क्या बताया? आप एक ऐसा मुझे विश्वविद्यालय बताओ जो आपके धर्म संस्थान की ज्ञान की बात करता हो, गीता के उपदेश की बात करता हो, कि रामायण के उपदेश की बात करता हो, या इनके धर्म जितने भी आपके वेद हैं, पुराण है, उनकी सीख सिखाता हो। ऐसा कोई भी 13 साल में 12 साल में आपने कोई विश्वविद्यालय खोला हो जिससे आपको लगा कि मैंने धर्म को मजबूत किया है? हिंदू एक हिंदू एक परिपाटी है जीवन से लिए जीने की, न कि जाति रीति वर्ण थे। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र, और जिस हिसाब का कार्य करते थे उस हिसाब का उसको माना जाता था। जीवन शैली का नाम था हिंदुत्व। आपने जाति बना के फिर तोड़ मरोड़ के अलग अलग करके, मेरा दलितों में, मैं जब पढ़ता था दलित के मेरे मित्र थे, ओबीसी मित्र थे, और माइनॉरिटी के भी मित्र थे। अब मैं किसी के साथ नहीं बैठ पा रहा हूं, मैं अकेला बैठा हूं। क्यों? मैं उनके साथ बैठूंगा, मजाक करूंगा, पता नहीं किस भाई का माथा खराब हो जाए या कि कौन किसको भड़का दे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उठा के मुझे जेल भिजवा देंगे। तो ना तो मैं उनसे मजाक कर सकता। मेरे समाज का बच्चा कॉलेज में जाके अपने सहपाठियों से खुल के मजाक नहीं कर सकता। हम लोग आपस में पटेल साहब बोलते हैं, बापू बोलते हैं, तो सरनेम नहीं बोल सकते। उसको पता ही नहीं, समझ में नहीं आएगा कि भैया इसने गलत तरीके से मुझे यादव साहब बोला है, ये लो तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा, और आपकी झूठी है शिकायत तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपकी झूठी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि कोई कार्रवाई नहीं। 50 बार झूठी शिकायत हो, एक बार मेरे वाले पे नहीं हुई, वो दूसरे पे करेगा, 5 पे करेगा, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इस तरीके की ना तो हम मकराना जी, ये जो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ काफी जुड़े हुए होते हैं, आपके करनी सेना के काफी लोग भी दिल्ली अलग अलग राज्यों में हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं भी आप तक पहुंचती होंगी, मतलब क्या क्या लाने की कोशिश है? क्या लगता है ये यूजीसी एक्ट एकाएक यहाँ लाने की देश के अंदर क्या जरूरत पड़ी? कुछ बड़ा छुपाना है या कुछ बड़ा किसी को पता ना चले और पूरी भारत की जनता यूजीसी के साथ जाए, यूजीसी के विवाद में जाए, उस हिसाब से ये काम करें? क्या मानते हो? मैं तो ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं उन चीजों पे नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों पे जाना नहीं चाहता, पर कई सारी फाइलें चल रही है। हो सकता है उन फाइलों को दबाने के लिए इस तरह की यूजीसी लगा दो तो गृह युद्ध की स्थिति आ जाए। तो मोदी जी ने देश में क्या किया उसका मालूम नहीं चले। मैं नहीं चाहता उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ अच्छा करे, मेरा देश का नाम खराब नहीं। मेरा देश का जो लीडर है, जो इंटरनेशनल लेवल पर डील करता है, वो मेरा देश का प्रतिनिधि है। मैं अगर उसको गलत साबित करूंगा तो वो तो अमेरिका गलत साबित करने में लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा है और अलग खूब सारी कंट्रीज लगी हुई। तो मैं चाहता हूं मेरा भारत वहां झुके नहीं, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो नारा उन्होंने दिया वो सार्थक करें। हम तो चाहते हैं, हम आपकी ताकत है, हम आपकी भुजा है। हर जगह जाते हैं मोदी मोदी करके गला खराब कर लेते हैं कि हर जगह दिखे कि मोदी बहुत बड़ा आदमी है। और आप गलत काम करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, इस देश को भी भुगतना पड़ेगा, इस देश की अस्मिता को, देश के व्यवस्था को, हर चीज को भुगतना प्रेम काका તમે લેવો છો આ તો કાલો નદી લેવું છે તમે